साल 2020 सितंबर का महीना था। नीति आयोग ने हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ को मजबूत करने के मकसद से एक प्रोजेक्ट को प्रपोज किया। नाम था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में ग्रेट निकोबार आइलैंड को रीडेवलप करके वहां पर एयरपोर्ट, न्यू टाउनशिप और पावर प्लांट बनाने की बात कही गई थी। 2021 में यह प्रोजेक्ट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुआ और नवंबर 2022 में इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल गया। लेकिन जैसे ही इसकी डिटेल सामने आई, चाइना टेंशन में आ गया। वजह बहुत क्लियर थी। ग्रेट निकोबार की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, यहाँ से इंडियन ओशन और मलक्का स्ट्रेट दोनों पर नजर रखी जा सकती थी। मलक्का स्ट्रेट वही जहां से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट गुजरता है। अगर भारत यहां अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेता है तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को सीधा झटका लगेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर असहमति सिर्फ चीन में नहीं है। अंडमान निकोबार के नाजुक पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असर को लेकर भारत में भी ऐतराज किया जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में एक आर्टिकल लिखा, पर्यावरण और आदिवासी लोगों की बात करते हुए प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की। इसके बाद राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ग्रेट निकोबार का विकास अगर आदिवासियों की जमीन छीनकर और पर्यावरण को तबाह करके होगा तो ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। माने सामरिक जरूरत और पर्यावरण के बीच चुनाव होना है। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला आसान नहीं है। लेकिन आखिर ये सही गलत की बात उठी कैसे, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जानने से कि आखिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो नीचे दाईं तरफ बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे टापुओं का एक झुंड दिखेगा। इन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। इसी के आखिरी छोर पर है ग्रेट निकोबार द्वीप। यहाँ एक जगह है इंदिरा पॉइंट, जिसे दक्षिण में भारत का आखिरी पॉइंट कहा जाता है। ये इलाका इंडोनेशिया के सुमात्रा से सिर्फ 144 किलोमीटर दूर है और इसी के पास है मलक्का स्ट्रेट, जहां से दुनिया के सैकड़ों बड़े जहाज रोज गुजरते हैं और चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों का तेल और गैस यहां से भेजा जाता है। सरकार चाहती है कि ग्रेट निकोबार को एक बड़ा ट्रेड और टूरिज्म का हब बनाया जाए, इसलिए इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े काम होने हैं। सबसे पहले यहाँ एक बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा जहाँ इंटरनेशनल शिप्स डॉक कर सकेंगी, कंटेनर अनलोड होंगे और ट्रेड गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। अभी इंडिया को ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर, कोलंबो, मलेशिया जैसे विदेशी बंदरगाहों पर डिपेंड करना पड़ता है, जो कि महंगा है। लेकिन इस पोर्ट से वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दूसरा, यहाँ बनेगा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं होगा बल्कि डिफेंस यानी कि सेना के काम भी आएगा। 2050 के आखिर तक इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी हर घंटे लगभग 4000 पैसेंजर हैंडल करने की होगी। फ्यूचर में इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा काम है यहाँ एक पूरे शहर को बसाना, जिसमें घर होंगे, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, ऑफिसेस और मार्केट, ये सब कुछ होगा। यहाँ करीब 3 से 4 लाख लोग रह सकेंगे। मतलब जो लोग यहाँ पे काम करेंगे या प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे, उनके रहने और फैमिली के साथ सेटल होने की पूरी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में चौथा प्लान है यहाँ पर सारी बेसिक फैसिलिटीज को डेवलप करना, जैसे कि अच्छा रोड, पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और एक बड़ा 450 MVA का गैस पावर प्लांट। साथ ही सोलर पावर प्लांट भी लगाए जाने की इसमें प्लानिंग है, ताकि इससे आइलैंड को लगातार बिजली मिलती रहे। अब सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंट आखिर है क्या? दरअसल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में होने वाले ये 4 काम भारत की नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पावर को मजबूत करने के मकसद से किए जा रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे सबसे पहला कारण है ग्रेट निकोबार की लोकेशन, जो मलक्का स्ट्रेट के काफी पास है। ये 6 डिग्री चैनल में है। मलक्का स्ट्रेट में अगर भारत की स्थिति मजबूत हो जाती है तो वो चाइना के प्रभाव को चेक करने में काम आएगा। इस बात को समझने के लिए आपका मलक्का स्ट्रेट को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए पहले समझते हैं कि मलक्का स्ट्रेट क्या है। मलक्का स्ट्रेट एक नैरो सी पैसेज है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच लगभग 800 किलोमीटर लंबा सी ट्रेड रूट है। सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी चौड़ाई कई जगह बहुत कम है, यहाँ तक कि एक जगह पर ये सिर्फ 2.7 किलोमीटर तक सिमट जाता है। इसका नुकसान ये था कि लंबे समय तक समुद्री डकैती, शिप हाईजैकिंग और आतंकवाद जैसे खतरों का अड्डा बना रहा। इन शॉर्ट, बहुत लंबे समय तक मलक्का स्ट्रेट इस तरह की समस्याओं से जूझता रहा। इस परेशानी से निपटने के लिए आसपास के देश जिनकी सीमाएं समुद्री रास्ते से लगती है, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर ने इस रास्ते की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक पहल भी की, जिसका नाम दिया मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल यानी कि MSP। इन देशों ने मिलकर सबसे पहले समुद्र में लगातार जॉइंट नेवल पेट्रोल शुरू किया, जिसे मालसिंदु पेट्रोल कहा गया। इसके साथ साथ आई इन द स्काई नाम से एरियल सर्विलांस ऑपरेशन भी चलाया, ताकि ऊपर से जहाजों की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। इतना ही नहीं, चारों देशों ने मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क भी बनाया, जिससे सस्पिशियस एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ तुरंत शेयर किया जा सके। यानी कि अगर कोई सस्पिशियस शिप किसी देश की सीमा को पार करके आगे भागे तो दूसरे देश की नौसेना उसे हॉट परस्यूट यानी कि पीछा करते हुए पकड़ सकती है। इस सहयोग के चलते धीरे धीरे मलक्का में डकैती और अपराध की घटनाएं बहुत कम हुई। भारत भी लंबे समय से इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। भारत का कहना है कि उसके ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का के काफी पास हैं और अगर भारत इसमें शामिल होता है तो स्ट्रेट की सिक्योरिटी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत के इस मांग का समर्थन भी करते हैं, लेकिन बाकी देशों से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। ऐसे में अगर भारत इस पेट्रोल का हिस्सा बनता है तो भारत इस रूट की मॉनिटरिंग कर सकेगा, लेकिन इससे चाइना की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि चीन की 80% तेल की सप्लाई और करीब 63% गैस की सप्लाई इसी स्ट्रेट से होकर गुजरती है। यानी कि इस रूट पर काफी हद तक चाइना डिपेंड करता है। ऊपर से पिछले कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर के आसपास कई देशों में अपने बड़े पोर्ट्स बना लिए हैं, जैसे कि श्रीलंका और म्यांमार में। इन पोर्ट्स को मिलाकर चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी चला रहा है, यानी कि एक तरह से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश। अब अगर इंडिया ग्रेट निकोबार में अपना वर्ल्ड क्लास पोर्ट बना लेता है तो हालात बदल सकते हैं। अगर फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो इंडिया इस पोर्ट और अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल करके चीन पर दबाव बना सकता है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि चीन लगातार ऐसी स्ट्रेटेजीज के माध्यम से ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करके भारत और इंडो पैसिफिक रीजन के इंपॉर्टेंट गेटवेज को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। उसे सेक्युलराइजेशन ऑफ द ट्रेड रूट भी कहा जाता है। इस नजरिए से भारत का ये स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म की तरह देखा जा रहा है। 2004 की सुनामी में अंडमान निकोबार के कई इलाके पानी में समा गए थे और वहां के गांव हमेशा के लिए मिट गए थे। उस पर से यहां सही समय पर राहत और बचाव भी मुमकिन नहीं हो पाया था। इस इलाके में तुरंत मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल था। एयर स्ट्राइप्स और पोर्ट डैमेज हो गए थे, जिस वजह से लोगों तक खाने पीने तक का सामान, दवाइयां और मेडिकल टीम बहुत देर से पहुंची थी। इस सिचुएशन ने दिखा दिया था कि ये इलाका कितना सेंसिटिव है और अगर ऐसी कोई बड़ी नेचुरल डिजास्टर दोबारा होती है तो लोगों को तुरंत मदद पहुंचाना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर ग्रेट निकोबार पर मॉडर्न पोर्ट और एयरपोर्ट बन जाते हैं तो इंडिया ना सिर्फ अपने लोगों बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों को भी बहुत जल्दी रिलीफ और रेस्क्यू कर पाएगा। इससे इंडिया की इमेज सिर्फ एक रीजनल पावर के रूप में नहीं रहेगी, बल्कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर और भरोसेमंद पार्टनर के तौर पे भी मजबूत हो सकती है। इस पोर्ट के बन जाने से भारत को आर्थिक रूप से काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि जरा सोचिए कि भारत का समुद्री व्यापार कितना बड़ा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर कंटेनर जहाज ये सीधे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं, बल्कि उन्हें पहले रुकना पड़ता है कभी सिंगापुर, कभी कोलंबो, कभी मलेशिया। यानी कि हम दूसरे देशों के बंदरगाहों पर डिपेंडेंट हैं। वहां उनका माल उतारा जाता है, फिर दूसरे जहाजों में चढ़ाकर आगे भेजा जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। और इसी में भारत का हर साल हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनने वाला है उसमें हर साल 14 से 16 मिलियन TEUs यानी कि 20 फुट एक्विवेलेंट यूनिट तक का कंटेनर को संभालने की क्षमता होगी और भारत को अपना माल दूसरे देशों के पोर्ट पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नतीजा ये होगा कि हर साल अरबों रुपए की बचत हो पाएगी। इसके अलावा जब इतना बड़ा पोर्ट और उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो जाहिर है कि वहां नौकरी और रोजगार की नई उम्मीद खड़ी होगी। ऐसा भारत सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 1 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी और लगभग 1.5 लाख इनडायरेक्ट रोजगार भी पैदा होगा, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, होटल और रेस्टोरेंट्स हो गया। इस प्रोजेक्ट से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी मजबूत होने के चांसेस हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद है भारत अपने ईस्ट पड़ोसियों जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बाकी साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ रिश्ते और भी मजबूत करे। ऐसे में जब यहाँ एक बड़ा बंदरगाह बनेगा तो इन ईस्ट देशों के जहाज़ों को सिंगापुर या कोलंबो पर रुकने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधे भारत आ सकेंगे। इससे भारत और उसके पड़ोसियों के बीच में व्यापार तेज होगा, समय और पैसों की बचत होगी। लेकिन इस सपने के साथ एक चिंता भी जुड़ी हुई है। ग्रेट निकोबार में घने जंगल हैं, दुर्लभ पक्षी हैं और जानवर रहते हैं। कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो अपनी परंपराओं के साथ शांति से वहां पर अपना जीवन जीती आई है। ऐसे में डर ये है कि अब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर वहां जाएंगे तो जंगल कटेंगे, जानवरों और समुद्री जीवों का घर उजड़ेगा और वहां रहने वाली जनजातियों की जिंदगी भी बदल जाएगी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए करीब 130 स्क्वायर किलोमीटर के घने ट्रॉपिकल जंगल को काटना पड़ेगा। ये इलाका सिर्फ पेड़ों से भरा हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में अनोखी मानी जाती है। यहाँ मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, सैकड़ों तरह की वनस्पतियां हैं जो कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। यहाँ का जंगल कई रेयर और विलुप्त हो रही प्रजातियों का घर भी है, जैसे कि लेदरबैक टर्टल जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री कछुआ की प्रजाति है और इसी इलाके में समुद्र तटों पर अंडे भी देती है। इसके अलावा निकोबार मेगापॉड नाम का पक्षी जो जमीन पर घोंसला बनाता है वो यहीं पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले मकैक बंदर भी यहाँ की इकोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। अगर जंगल कट गए तो इन सभी जानवरों और वनस्पतियों को खतरे में डाला जाएगा। सबसे बड़ी चिंता कोरल रीफ्स की है। प्रोजेक्ट के चलते लगभग 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनियों को हटाया जाएगा और कहीं और ट्रांसप्लांट करने का प्लान है। लेकिन साइंटिस्ट की माने तो कोरल बहुत ही नाजुक होते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना असंभव काम है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आने वाले समय में मछलियों और बाकी समुद्री जीवों पर बुरा असर पड़ेगा। ये तो हुई थी वनस्पति और प्रजातियों की बात, लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा असर यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज पर पड़ेगा, जहाँ 2 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, शोम्पेन और निकोबारी। शोम्पेन जनजाति दुनिया की सबसे आइसोलेटेड आदिवासी जनजातियों में गिनी जाती है और इनकी आबादी बेहद कम है, यानी कि सिर्फ 100 से 400 लोग। बाहरी दुनिया से इनका बहुत कम कांटेक्ट होता है और शायद इसीलिए इन्हें बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनके लिए मौत के मुंह में धकेलने जैसा साबित हो सकता है। वहीं निकोबारी जनजाति की संख्या ज्यादा है और ये हमारे आजकल के समाज से कुछ हद तक जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके लिए भी खतरा कम नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए इनके जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन ली जा रही है और जगह बदली जाएगी, जिसका असर उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति और उनकी रोजी रोटी पर साफ पड़ेगी। सोनिया गांधी समेत कई लोगों का ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट और ट्राइबल प्रोटेक्शन लॉज का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। ट्राइबल कम्युनिटीज से सही तरीके से बात तक नहीं की गई है, उन्हें आनन फानन में इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। तो ऐसे में अगर ये प्रोजेक्ट बिना सावधानी के चला तो ये ना सिर्फ इन जनजातियों की संस्कृति को मिटा सकेगा, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डाल रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक और पॉइंट है जो लोगों के बीच में बहस का भी मुद्दा है और सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। वो ये कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 15% जमीन पर पेड़ काटे जाएंगे, जिससे मैंग्रोव्स जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अनोखा है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि नहीं, इसमें तो करीब 8.5 लाख के आसपास पेड़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये संख्या 32 लाख से 58 लाख पेड़ तक की हो सकती है। ऐसे में सरकार ने पेड़ कटने का एक समाधान निकाला है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, यानी कि जिस जंगल को निकोबार में खत्म किया जाएगा उसकी जगह को बदलकर हरियाणा के अरावली इलाके में बनाई जाएगी। लेकिन आप सोचिए,
कि हरियाणा निकोबार से हजारों किलोमीटर दूर है और पूरी तरह से एक अलग इकोलॉजी वाला इलाका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरियाणा सरकार ने जिन जगहों पे ये नए पेड़ लगने थे, उन पेड़ों की लगभग 1/4 जमीन को अब माइनिंग के लिए नीलामी में बेच दिया है। और फिर सच्चाई ये है कि जो ये कंपनसेटरी आप तरीका अपना रहे हैं ना, चाहे कितने भी पेड़ लगाए जाएं, पुराने और बायोडाइवर्सिटी से भरे जंगल का कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे में ये प्रोजेक्ट दुविधा के छोर पर खड़ा है, जहाँ एक रास्ता दुनिया में अपनी पकड़ को मजबूत करने की तरफ जाता है, तो दूसरा रास्ता इंसानियत और प्रकृति के विरुद्ध है। देखना ये होगा कि आखिर दोनों में बैलेंस बिठाकर कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा के पीछे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव। नमस्कार।